जंगल में हर तरफ अमन था। सभी परिंदे आपस में खुशी खुशी रहते थे। किसी को भी दूसरे परिंदे को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त ना थी। यूं ही सबका हंसी खुशी वक्त गुजर रहा था कि वहाँ एक चील बसेरा कर लेती है। सभी परिंदे उस चील से बहुत तंग आ चुके थे। कभी वो किसी का अंडा चुरा कर ले जाती। एक बार पीली चिड़िया पैसे लेकर घर जा रही थी। वहाँ चील आ जाती है। ये पैसे मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। चील भैया, ये पैसे मुझसे ना लें। ये पैसे मैंने पूरी महीने की मेहनत करके कमाए हैं। अगर आप ये मुझसे ले लेंगे तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? वो तो भूखे मर जाएंगे चील भैया। चील को उस पर ज़रा तरस नहीं आता। वो आगे बढ़ती है और उससे पैसे छीन कर ले जाती है। फिर एक दिन नीली चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर जा रही होती है कि चील उसे भी उठा कर ले जाती है। एक दिन गोपी और टूनी अपने घर में खाना खा रहे होते हैं कि टूनी गोपी से कहती है, गोपी, हमारे घर की छत टूटी हुई है। अब तो ठंडी हवा भी चलने लगी है। ठंड का मौसम भी आने लगा है। आप कल ही ये छत मरम्मत करवा दीजिएगा। अभी वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि चील वहाँ आ जाती है। तुम लोगों का ये घर तो बहुत अच्छा है। मुझे भी ठंड गुजारने के लिए कोई घर तो चाहिए था। चलो निकलो यहाँ से। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आज से मैं यहाँ रहूँगा। तो टूनी चिड़िया चील से कहती है, चील भैया, आप हमें यहाँ से ना निकालें। ठंड का मौसम भी आने लगा है। हम कहाँ जाएंगे? निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। उनकी लाख मिन्नत करने पर भी चील उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। वो दोनों मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे चलकर टूनी गोपी से कहती है, गोपी, अब हमें चील का कुछ करना होगा। इसने तो हम सब परिंदों को बहुत तंग कर रखा है। तो गोपी टूनी से कहता है, टूनी, हम क्या करेंगे? चील का मुकाबला तो हम मिलकर भी नहीं कर सकते। गोपी, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। हमारे घर की छत टूटी हुई है। अगर हम वहाँ से उबला हुआ पानी चील के ऊपर फेंक दें तो वो मर जाएगी और हम सबकी उससे जान छूट जाएगी। गोपी, जब रात को चील सो जाएगी तभी हम उस पर पानी फेंकेंगे। फिर वो दोनों वहाँ बैठकर चील को मारने का प्लान करते हैं और सब कुछ तय करते हैं। जब रात हो जाती है तो वो दोनों पानी गर्म करते हैं। जब पानी अच्छी तरह उबल जाता है तो वो उस पानी को घर की छत पर ले जाते हैं। इधर चील सबसे बेखबर मज़े से खराटे लेकर सो रही होती है। उसी वक़्त टूनी और गोपी खामोशी से उस पर उबलता हुआ पानी फेंक देते हैं। चील तड़प तड़प कर मर जाती है और यूँ चील अपने अंजाम को पहुंच जाती है और इस तरह से सभी परिंदे बहुत खुश होते हैं। अब जंगल में फिर से सब हंसी खुशी और सुकून से रहने लगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी एक तोते की जो बहुत ही ज़्यादा शरारती था। वो अपनी माँ के साथ रहा करता था और दूसरी तरफ एक कबूतर था जिसको सब लोग बुद्धू कहकर बुलाते थे। उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। पोपी तोता हर वक्त यही सोचता कि वो क्या शरारत करे और किसको तंग करे। एक दिन बुद्धू कबूतर पढ़ रहा होता है कि पोपी तोता भी वहाँ आ जाता है। वो चलते हुए बुद्धू के पास आता है और उसको कहता है, क्या ये तुम हर वक्त पढ़ते रहते हो? जब देखो किताबें किताबें, लाओ दो मुझे किताबें। और वो बुद्धू से किताबें खींचकर नदी में डाल देता है और उधर से बुद्धू भी आ जाता है और वो रोने लगता है। जब पोपी की माँ को उसकी हरकत का पता चलता है तो वो पोपी को समझाने लगती है और कहती है, बेटा, किसी को तंग करना बुरी बात है। इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। हमें अल्लाह की नाराज़गी से डरना चाहिए। तो उस पर पोपी कहता है, माँ, तुम ऐसे ही नाराज़ हो रही हो। सब झूठ बोलते हैं, सब मुझसे जेलस होते हैं। अगले दिन सफ़ेद मुर्गी जा रही होती है तो वहाँ पर पोपी भी आ जाता है। वो उसके करीब आकर उसको धक्का देता है और कहने लगता है, यार देख के चलो, लो गिर गई हो, फिर सब मुझे ही कहेंगे। इस पर सफ़ेद मुर्गी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पोपी गुनगुनाते हुए जा रहा होता है, मैं आज किसको तंग करूं, मैं आज किसको तंग।
आज तो खैर नहीं, आज तो पोपी तू गया। वो सामने ही चील को बैठे हुए देखता है और सोचता है कि आज वो नहीं बचेगा। चील जैसे ही पोपी को देखती है वो उस पर हमला करती है, लेकिन उसी वक्त बुद्धू भी वहाँ आ जाता है और वो पत्थर मार के चील को भगा देता है। इस पर पोपी बहुत शर्मिंदा होता है और वो बुद्धू से अपने किए की माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। मैं आइंदा कभी शरारत नहीं करूँगा और किसी को तंग नहीं करूँगा। तो बुद्धू कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफ़ी। चंदा कवि दिन भर की मेहनत के बाद अपने लिए खाना लेकर घर जा रही थी कि वहाँ पर एक शरारती तोता आकर उससे सेब छीनकर ले जाता है। चंदा कवि उसका पीछा करती है। वो एक दरख्त के ऊपर जाकर बैठ जाता है। मेरा सेब मुझे दे दो, मुझे ये घर लेकर जाना है। तो तोता कहता है, ये सेब मैंने बहुत मुश्किल से छीना है तुमसे, अब ये तो मैं ही खाऊंगा। चलो जाओ, जो करना है कर लो, देखता हूँ मैं क्या कर लेती हो तुम। अभी वो दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि दरख्त की आंख खुल जाती है। वो कहता है, अरे क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने, सोने भी नहीं देते सुकून से, जाओ कहीं और जाकर लड़ो। तो चंदा कवि कहती है, इस शरारती तोते ने मेरा सेब चुराया है, तुम इसे अपने ऊपर बैठने मत दो। तो इस पर दरख्त कहता है, अरे ये लड़ाई तुम दोनों की है, मुझे बीच में क्यों लाते हो? जाओ तुम जानो और तोता जाने, मुझे बीच में मत लाओ, मुझे सोने दो, नींद आई है, और शोर मत करो मेरे सर पर। तो चंदा कवि कहती है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब देखो मैं करती क्या हूँ तुम दोनों के साथ। तो तोता कहता है, अरे जाओ जाओ, जो करना है कर लो, और हाँ ज़रा जल्दी आना, ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना, मैं ये सेब तुम्हारे सामने ही खाऊंगा। जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, जल्दी आना चंदा कवि। फिर चंदा कवि तरखान के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। अब खड़े क्या हो, जल्दी चलो मेरे साथ और उस दरख्त को काट डालो, जल्दी करो। अरे चंदा कवि, तुमने भी अभी ही आना था, अभी भी तो मैं इतनी मुश्किलों से थका हारा लेटा ही था कि तुम मेरे सर पे आधम की। अभी मुझे आराम करने दो, मैं चलूँगा, कल चला जाऊँगा, इतनी भी क्या जल्दी है, कल जाऊँगा आराम से दरख्त काट दूँगा, फिक्र की कोई बात नहीं है, अब मुझे लेटने दो। चंदा कवि वहाँ से भी चली जाती है। अब वो तरखान की शिकायत लगाने जंगल के बादशाह के पास जाती है। बादशाह, आप उस तरखान को कैद कर लें, उसने मेरी बात नहीं मानी। तो बादशाह कहता है, अरे चंदा कवि, ये तुम कैसी बातें करती हो, भला एक दरख्त ना काटने पर मैं बेचारे तरखान को कैद में डाल दूं? अरे ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, इतना जालिम नहीं हूँ मैं। चंदा कवि वहाँ से भी चली जाती है। अब वो मलका के पास आती है और उसे बादशाह की सारी बात बताती है और मलका से कहती है कि वो बादशाह से नाराज़ हो जाए। तो मलका कहती है, अरे नहीं चंदा कवि, मैं बादशाह के कामों में नहीं पड़ती, कोई और बात है तो बताओ। चंदा कवि वहाँ से भी चली जाती है। अब वो पेंगुइन्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो मलका के दरबार पे जाकर सब कुछ तहस नहस कर दें। तो पेंगुइन कहता है, क्या बादशाह के दरबार पर? अरे नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे ना होगा, मैं बादशाह से दुश्मनी नहीं ले सकता, अभी तो हम इधर आए हैं। तो इस पर चंदा कवि वहाँ से भी चली जाती है। अब वो रीचों से कहती है कि वो पेंगुइन्स पर हमला करें। तो रीच भी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। अब वो हाथी के पास जाती है और उसको कहती है कि वो रीचों पर हमला करे और उन्हें मार डाले। तो हाथी भी उसकी बात मानने से इनकार करते हैं। अभी वो इस बारे में हाथी से बात ही कर रही होती है कि वहाँ पर कुछ मच्छर आ जाते हैं। वो चंदा कवि से उसकी परेशानी की वजह पूछते हैं। तो चंदा कवि सारी कहानी मच्छरों को सुना देती है और कहती है कि अब तुम इस हाथी पर हमला करो। ये सारी बात हाथी वहीं खड़ा सुन लेता है। जो ही मच्छर हाथी पर हमला करने लगते हैं तो हाथी चंदा कवि की बात मान लेता है। वो चंदा कवि के साथ जाते हैं। रीच जैसे ही हाथियों को चंदा कवि के साथ देखता है तो रीच कहता है कि मुझे हाथियों से मत मरवाओ, मैं पेंगुइन्स पर हमला करने के लिए तैयार हूँ। इधर पेंगुइन्स जैसे ही रीच और चंदा कवि को देखते हैं वो कहते हैं कि हम बादशाह के दरबार में हमला करने के लिए तैयार हैं, हमें रीचों से मत मरवाओ। अब वो मलका के दरबार में चले जाते हैं। मलका अपने दरबार में पेंगुइन्स को देखती है तो कहती है, इन्हें यहाँ से फौरन ले जाओ, मैं बादशाह से बात करूँगी।
अब मलका बादशाह के पास जाती है और उसे कहती है कि वो चंदा कवि की बात मान जाए, और फिर बेचारे बादशाह को चंदा कवि की बात मानना पड़ती है और वो तरखान को अपने दरबार पे बुलाता है। जब तरखान बादशाह के दरबार में आता है तो वो उससे कहता है, अरे तुम चंदा कवि की बात क्यों नहीं मानते हो, जाओ अभी के अभी वो करो जो वो कहती है कि। अब तरखान क्या करता, वो चंदा कवि के साथ चला जाता है। जैसे ही शरारती तोता चंदा कवि को आते हुए देखता है, वो कहता है, अरे चंदा कवि इतनी देर लगा दी, देखो तो रात भी होने लगी है, तुम्हारे इंतजार में तो मैंने सेब भी नहीं खाया। अब तरखान दरख्त काटने लगता है। वो जूं ही दरख्त काटता है, दरख्त को तकलीफ होती है और वो फौरन से जाग जाता है और कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो, मुझे मत काटो, खुदा के लिए मुझे मत काटो। तुम्हें नहीं काटेंगी, तुम पहले इस शरारती तोते को अपने ऊपर से भगाओ। तो दरख्त कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अभी हटाता हूँ अपने ऊपर से। दरख्त की ये बात सुनकर तोता कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे इस वक्त अपने ऊपर से मत उड़ाना, रात के वक्त भला मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे रात गुजारने दो। ये लो, मैं तुम्हारा सेब वापस करता हूँ और मुझे माफ़ कर दो। तभी तोता सेब नीचे गिरा देता है। चंदा कवि वो सेब लेकर चली जाती है और तोता वहाँ बैठा उसको देखता ही रहता है। अल्लाह हाफिज।